मेरा जन्म 1965 में हुआ है और मैं अलीगढ़ में नहीं, मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ जहाँ पाकिस्तान का जन्म हुआ है। उसको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहते हैं। और मेरी कोई ट्रेनिंग न ऋषि मुनियों के बीच हुई है और ना ही मैंने कोई मंदिर में कभी पूजा की, न मैं कभी संतों के बीच में रहा। मेरी सारी शिक्षा मुस्लिम लीग के बीच में हुई है। लिहाजा जो कुछ भी हूँ मैं, अगर मुस्लिम लीग की जो अप्रोच थी जीवन में वही मेरी है, सिर्फ मुसलमान की जगह हिंदू शब्द बदल गया है। मेरे परिचय में मुझे दार्शनिक तक कहा गया। ये सारे शब्द मुझे बहुत भारी लगते हैं और शायद मैं उनके लिए नहीं हूँ, और ना ही ऐसे शब्दों को मुझे कभी लगता है कि मेरे नाम के साथ जुड़े। मैं बहुत साधारण सा आदमी हूँ। एक ही बात कहता हूँ और जो भी मैंने कहा अब तक पिछले 7 साल में, एक ही बात पे जोर दे रहा हूँ कि आप अगर किसी लालच से बाहर निकलेंगे तो आपके अंदर से डर निकल जाएगा। लालच आदमी के अंदर डर पैदा करता है और डर उसके बाद आपको कायरता में बदल जाता है। इसलिए कुछ नहीं करना है, कोई नई फिलॉसफी नहीं देनी है। इतना ही कहना है कि 90 करोड़ सनातनी अपने आप से झूठ न बोलें, अपनों के सामने झूठ न बोलें और झूठ बोलने की आदत को छोड़ दें और झूठ सुनने की आदत को छोड़ दें। ये राष्ट्र, सनातनी राष्ट्र 24 घंटे में हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। आपके शहर के बारे में मुझे पता चला थोड़ी देर पहले कि भारत की जो तथाकथित आज़ादी की डेट थी 15 अगस्त 1947, तब भी आप गुलाम थे। आप 1 जून 1949 को आज़ाद हुए। इस भारत में आपको आज़ाद होने के लिए 2 साल का इंतज़ार करना पड़ा। मुझे ये भी बताया गया कि यहाँ भी डायरेक्ट एक्शन हुआ था, जो 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में हुआ, जहाँ शहीद हुसैन सोहरावर्दी की देखरेख में 15,000 हिंदुओं को मारा गया। मुझे ये भी बताया गया कि आपके शहर में सनातनी महिलाएं जब सड़कों पे साड़ी पहन के निकलती थीं तो जिहादी उनके ऊपर पान की पीक किया करते थे। आपकी स्थिति ये थी। हम कुछ समझते हैं कि बहुत कुछ बदल गया है, सरकारें बदल गई हैं, लेकिन पान की पीक करने वाले अभी तक जिंदा हैं। इसलिए सरकारों के बदलने से राष्ट्र नहीं बदलते हैं, राष्ट्र के बदलने से सरकारें बदलती हैं। इसलिए हमने जिस तत्व को पकड़ा है सनातनी हिंदू ने, वो ये समझता है कि सब कुछ की चाबी सरकार के पास है। इसलिए आम भाषा में भी हम लोग यही बात करते हैं कि मैं देश के लिए जान दे सकता हूं। देश ना आपसे जान मांग रहा है और ना आप देश के लिए जान दे सकते हैं। इसलिए तमाम हमारे बुद्धिजीवियों ने, इस समाज को डायरेक्शन देने वालों ने, मठों में, मंदिरों में जो लोग भी थे, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई होगी। मेरा उनसे कोई शिकायत है नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी आदमी का स्वार्थ समाज से और राष्ट्र से बड़ा हो जाता है, और उस स्वार्थ में नए नए नैरेटिव, नए नए नारे हमारे यहाँ गढ़े जाते हैं। वो नारे तत्कालिक तौर पे किसी के लिए अच्छे हो सकते हैं, किसी संगठन के लिए हो सकते हैं, किसी सरकार के लिए हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए सच हो ऐसा नहीं होता। इसलिए आज तक हमें यह पता नहीं चला कि देश क्या है और राष्ट्र क्या है। इसलिए हम सब लोग देश की बात बहुत करते हैं। देश है क्या आखिर? एक जमीन का टुकड़ा। उस जमीन के टुकड़े को एक छोटी सी सरकार चलाती है, जिसे कुछ लोग चुनते हैं। वो सरकार संविधान से चलती है। उसके कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसमें न्यायपालिका है, पुलिस है, सेना है। ये किसी न किसी विधान से चलते हैं। उसमें मैं हूं, आप हो, कोई भी काम करेगा उसको उस विधान को मानना पड़ेगा। ये बात अलग है कि उस विधान से उसमें बहुत सारे उसके ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, एक राय न हो, लेकिन फिर भी उसी को मानना पड़ता है। लेकिन इन सब से अलग हटके एक होता है राष्ट्र। राष्ट्र की कोई सीमा नहीं होती है। राष्ट्र कभी टूटता नहीं है। देश कई बार टूटता है, भारत भी कई बार टूटा है, लेकिन राष्ट्र आज तक नहीं टूटा। और राष्ट्र को चलाने की जिम्मेदारी समाज की होती है। राज चलता है मेरे सरोकारों से, मेरी आस्थाओं से, मेरी परंपराओं से। लिहाजा हम सब ने देश की बात बहुत की है। देश गुलाम हो गया, देश आजाद हो गया। देश गुलाम हो गया और आजाद हो गया के बीच में जो भी कुछ हुआ है वो देश तक ही सीमित है। कुछ अंग्रेज चले गए, लेकिन हमने अपने कायरता के चलते, लालच के चलते, डर के चलते, कुछ पाने के लिए आज तक हम सच नहीं बोलना चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि देश तथाकथित तौर पे आजाद हुआ, लेकिन राष्ट्र आज भी गुलाम है।
आपको लगता होगा कि मैं कोई बहुत ही अजीब सी बात कह रहा हूं। सत्ता में हिंदुस्तानी बैठे हैं, भारत के मूल के लोग हैं, हमारे अपने ही लोग हैं, लेकिन फिर भी आपको यह क्यों नहीं लगता है कि यह राष्ट्र आपका है, यह देश आपका है? उसकी मूल वजह यह है कि भारत के इतिहास में कहीं यह डेट नहीं मिलती कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। और जो लिखा हुआ है उसे समाज नहीं पढ़ना चाहता, उसे हमारे इतिहासकार बताना नहीं चाहते, उन्हें विश्वविद्यालयों में नहीं बजाया जाता। और यहां नहीं, इंग्लैंड की लाइब्रेरी में भी है, उनके अपने संविधान में भी है, और बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, तब भी हम झूठ बोलते हैं, क्योंकि हमें झूठ बोलने की एक बीमारी लग गई है। क्योंकि झूठ बोलने से सब कोई ठीक ठाक रहते हैं, कोई नया विवाद नहीं पैदा होता। जिन राष्ट्रों में नया विवाद पैदा करने की क्षमता नहीं होती, वो आजीवन गुलाम रहते हैं। 15 अगस्त 1947 से पहले ही यह ट्रांसफर ऑफ पावर था। यह ट्रांसफर ऑफ पावर इसलिए था कि 1958 तक सुभाष चंद्र बोस के घर की जासूसी कराई गई। 1966 तक भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा देखती है, वो MI6, जो इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी थी, उसको रिपोर्ट करती थी ऑफिशियली। आजादी के वक्त पाकिस्तान और भारत के दोनों के सेना के अधिकारी अंग्रेज थे, और बहुत बाद तक लोग यहां से गए हैं। लेकिन हम 15 अगस्त 1947 को, इसलिए कि अंग्रेजों ने जापान पे विजय पाई, उन्होंने कहा बस इस दिन घोषित कर दीजिए, उसी दिन से हम आजाद हो गए। सरकारें बदली, सरकारों में नए चेहरे आए, सरकारों ने अपने हिसाब से काम किया, लेकिन कोई भी सरकार आपके जो आस्थाएं थीं, आपकी जो परंपराएं थीं, आपकी जो निष्ठाएं थीं, उससे बहुत दूर नजर आती थी। इसके मूल में हम नहीं गए। 70 सालों में कई सारे मंथन हमारे यहां हुए कि इसका कारण क्या है। इसलिए हमारे देश में ज्यादातर लोगों ने सरकार के बदलाव पे बहुत जोर दिया। यह सरकार आ गई है, अब इसके खिलाफ लड़ना है, यह सेकुलर है, यह वामपंथी है, यह समाजवादी है, यह मिलीजुली है। लेकिन बहुत कम लोगों ने राष्ट्र को जागृत करने की कोशिश की, सच बताने की कोशिश की। इसलिए मैं, चाहे मेजर जनरल जी डी बख्शी साहब हो, कर्नल आर सिंह साहब हो, सुशील पंडित हो, अंकुर शर्मा हो, ललित अंबरदार हो, ये तमाम सारे लोग न किसी पार्टी के हैं, न किसी विचारधारा के हैं, न किसी हिंदू संगठन के हैं। कौन सी ऐसी वजह है कि ये लोग जो बात कह रहे हैं, आप तमाम सारे लोगों के दिल में वो बात लग रही है, और आप इतनी बड़ी तादाद में, चाहे ये भोपाल हो, चाहे वो इंदौर हो, चाहे कर्नल आर सिंह साहब आज पटना में बोल रहे हैं, सब जगह लोग क्यों पहुंच रहे हैं? क्या हमसे पहले बड़े लोग नहीं थे? क्या ज्ञानी लोग नहीं थे, इतिहासकार नहीं थे? उसकी एक ही वजह मैं ढूंढता हूं, जो भी जिस पद पे बैठा था, उसने उस पद को अपने अधीन बनाए रखने के लिए सत्ता ने जो बोली बोली, उसी को उसने रटना शुरू कर दिया। सत्ता से जीवन भर कुछ मिलता रहे, रिटायर होने के बाद एक्सटेंशन मिल जाए, एक्सटेंशन के बाद फिर जीवन का एक्सटेंशन मिलता नहीं है, लेकिन सच बोलने की बारी आती नहीं है। ये जो कुछ पाने की हमारी बीमारी है, उस बीमारी ने हजारों साल की परंपरा, उसकी आस्थाएं, उस संस्कृति के मानने वालों को दुनिया में ऐसा बेआबरू किया है कि हम आज भी, लगता है टेलीविजनों पे, मीडिया के द्वारा आपको लगता हो सकता है 7-8 साल से आपको लगना शुरू हो कि पूरी दुनिया हमारा लोहा मान रही है। लेकिन जिन बातों पे दुनिया हंसती है हमारे ऊपर, उस पे हम कम गौर करते हैं, क्योंकि हम गौर करेंगे तो फिर हमको कुछ उसके लिए करना पड़ेगा, हमको कुछ छोड़ना पड़ेगा, हमको घर से निकलना पड़ेगा, हमको अपने स्वार्थों से ऊपर उठना पड़ेगा। लिहाजा हम उस तरफ जाना नहीं चाहते।